स्वागत है आपका अनुपमा एस अकेडमी में। भारतीय इतिहास के सीरीज में आज हम हिंदू शाही वंश को देखेंगे। एक ऐसा वंश जिसके बारे में इतिहास की पुस्तकों में काफी कम चर्चा की जाती है और इसीलिए परीक्षार्थियों को भी इसके विषय में काफी कम जानकारी होती है। लेकिन यह एक ऐसा राजवंश था जिसने विदेशी आक्रमणों को, या हम कहें अरब के जो आक्रमण हुए और उसके बाद जो तुर्क के आक्रमण हुए, उन आक्रमणों को रोके रखने में इस वंश ने प्रमुख भूमिका अदा की। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदू शाही वंश का इतिहास देखेंगे, जो कि आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जब भी मेंस परीक्षा हो तो उसमें जब एनालिसिस वाला पार्ट आता है, वहां पे ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जब आपसे विदेशी आक्रमणों के बारे में पूछे जाएंगे और उन पर भारतीयों की प्रतिक्रिया पूछी जाएगी, उस रेफरेंस में आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं इस प्रमुख राजवंश के विषय में। जब हम इसका क्षेत्र देखते हैं तो वर्तमान में जो लाहौर का क्षेत्र है, नालंदा का क्षेत्र है और उदा बंदा का क्षेत्र है, यही हमको हिंदू शाही राजवंश के क्षेत्र के रूप में मिलता है। जब हम देखते हैं हिंदू शाही राजवंश के राजाओं के विषय में, तो हम पाते हैं कि 843 से 1026 ईस्वी के मध्य इनका राजवंश हमको स्थापित मिलता है। पूर्वी अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, जो गंधार का क्षेत्र था, वहीं पर इनकी शासन व्यवस्था हमको मिलती है। अगर हम इसमें वर्तमान पंजाब का जो सतलुज नदी तक का क्षेत्र है उसको शामिल कर ले, तो अफगानिस्तान से लेकर जो वर्तमान सतलुज नदी का क्षेत्र है पंजाब का, वहां तक हमको इस वंश का इतिहास दिखता है। अगर हम इस वंश को देखें तो 843 ईस्वी में कल्लर ने इसकी स्थापना की थी और 126 ईस्वी में जब गजनी के आक्रमण होते हैं, अर्थात जब अरब आक्रमण होते हैं, तो उन आक्रमणों को इस वंश ने काफी लंबे समय तक रोका और अंत में जो महमूद गजनवी था, या जो महमूद गजनी था, उसके आक्रमणों से यह वंश समाप्त हो गया। इस वंश की राजधानी क्या थी? उद्भांडपुर। तो उद्भांडपुर इसकी राजधानी थी। कल्लर ने इसकी स्थापना की थी। अफगानिस्तान के क्षेत्र में यह स्थापित था और जो वर्तमान पंजाब में सतलुज नदी तक का क्षेत्र है, उस नदी के क्षेत्र तक हमको यह वंश मिलता है। अब हम इस वंश के प्रमुख राजाओं के विषय में देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है कल्लर, जिसने इस वंश की स्थापना की थी। फिर हमको सामंता, लल्लिया, तोरमाला, भीमदेव, जयपाल। जयपाल सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इस वंश के विषय में, और आनंदपाल, उसके बाद त्रिकोणपाल और अंत में भीमपाल हमको मिलता है। तो जयपाल वह व्यक्ति होगा जो लंबे समय तक लड़ेगा विदेशी आक्रमणों के खिलाफ। कल्लर ने इसकी स्थापना की थी। और भीमपाल वह अंतिम व्यक्ति होगा जिसके बाद जो अरब आक्रमण है वह सफल होते हुए हमको मिलेंगे। इस वंश की स्थापना की अगर हम पृष्ठभूमि समझना चाहें कि कैसे यह वंश स्थापित हुआ था, तो हम देखते हैं कि जो काबुल घाटी का क्षेत्र है, जो गांधार प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर तुर्क वंश के एक शासक का शासन था और उसका नाम क्या था? लगरतुमान। तो लगरतुमान जो कि तुर्की वंश से कनेक्टेड था, उसका काबुल घाटी और गांधार प्रदेश में शासन था। इनका एक ब्राह्मण मंत्री था, कल्लर, और इस कल्लर ने लगरतुमान को गद्दी से हटा दिया और शाही वंश की स्थापना की। अब इसमें भी कई सारे घटनाक्रम है, बहुत सारी कहानियां आपको मिलती है कि लगरतुमान अयोग्य था, बहुत सारी समाज में बुराइयां इसने उत्पन्न कर दी थी। तो कल्लर ने उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक तरह से नए राजवंश की स्थापना की। एक प्रमुख कारण हमको और मिलता है कि जो यह लगरतुमान है, इसके समय में जो काबुल का एक क्षेत्र था वह चला गया कहाँ? सैफरीद साम्राज्य के हाथों में। इससे भी यह कल्लर बहुत नाराज था। इसको लगता था कि जो यह सैफरीद साम्राज्य के हाथों में काबुल का क्षेत्र चला गया, यह सिर्फ इस वजह से गया कि लगरतुमान की लापरवाही थी और उसकी अयोग्यता थी। तो एक तरह से यह उद्धारक के रूप में उत्पन्न होता है, जो काबुल के क्षेत्र में और गांधार के क्षेत्र में अपने साम्राज्य को या व्यवस्था को स्थापित करता है। इसी कारण हम देखते हैं कि कल्लर ने या कल्लूर ने जैसे ही सत्ता हासिल की, तो काबुल का वह क्षेत्र जो सैफरीद साम्राज्य के हाथों में चला गया था, उसको यह वापस लाया। उसके बाद क्या किया कल्लर ने? जो जाबुलिस्तान का क्षेत्र है, उसे भी अपने अधीन किया। तो जो क्षेत्र चले जा रहे थे साम्राज्य के, तुर्की वंश के अंतर्गत क्षेत्र था, वह क्षेत्र चले जा रहे थे अन्य शासकों के पास। और उसका रीजन क्या था? कि जो लगरतुमान था वह योग्य नहीं था, वह अपने क्षेत्रों को संभाल नहीं पा रहा था, एक लापरवाह राजा के रूप में हमको मिल रहा था। उसी केस में कल्लर उभर के आता है या कल्लूर उभर के आता है और वह कहता है कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा वह स्वयं करेगा, इसलिए एक नए वंश की वह स्थापना कर देता है, जिस वंश का नाम हमको मिलता है हिंदू शाही राजवंश। तो अगर आप जाबुलिस्तान के क्षेत्र को देखना चाहें, तो जो गंधार का क्षेत्र है, घोर,
साम्राज्य का जो क्षेत्र था, तुरान का जो क्षेत्र था, इन सब के मध्य हमको यह क्षेत्र मिलता है। तो इसी क्षेत्र पर हम देखते हैं कि जो कल्लूर है, वह अपने शासन क्षेत्र को फैला देता है। कल्लर ने इसकी स्थापना की, एक प्रमुख व्यक्ति है, और यह जो कल्लर है, इसका संघर्ष हमको उत्पल वंश के साथ भी मिलता है, और जो उत्पल वंश का राजा है शंकर वर्मन, उसके साथ हमको कल्लर का विवाद दिखता है, और इस विवाद में अंत में कौन जीतता है? कल्लर। यह भी हम देखते हैं। बाद में जो हजारा का क्षेत्र है, वहां पर हो जाती है कल्लर की मृत्यु। तो अब अगला शासक हमको मिलेगा। अगले प्रभावशाली शासकों में हम देखें, क्योंकि बहुत सारे शासक बीच में आएंगे कल्लर के बाद में भी, जिनका नाम अभी हमने पीछे देखा है, तो बहुत सारे ऐसे शासक आएंगे, लेकिन जो प्रभावशाली शासक है वह हमको भीमदेव मिलेगा। इसने क्या किया? जो गजनी है और जो काबुल है, इसने उसके जो सामनित साम्राज्य के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को जीता था। दरअसल कल्लर के बाद जो राजा बनते हैं इस शाही राजवंश के, वह उतने योग्य नहीं होते हैं, और उनके कारण जो सामनिद साम्राज्य था, वह बहुत सारे क्षेत्रों को फिर से हथिया लेता है। जैसे कल्लर ने उन क्षेत्रों को वापस लिया था, तो बाद के वंशज उन क्षेत्रों को खो देंगे, लेकिन जब भीमदेव राजा बनेगा तो वह उन क्षेत्रों को फिर से जीतेगा और अपने साम्राज्य में शामिल करेगा। भीमदेव के बाद जयपाल राजा बनता है। यही सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला राजा हमको दिखता है इस शाही राजवंश से। एक लंबे संघर्ष के बाद हम देखते हैं कि यह गजनवी साम्राज्य से हार जाता है, और इसके कारण जो गजनवी साम्राज्य है उससे इसको अपमानजनक एक संधि करनी पड़ती है, जिसके कारण यह बाद में आत्महत्या कर लेता है। 1998 में जो सुबुक्तगीन का पुत्र है महमूद गजनवी, यह गजनी का शासक बनता है, और 1001 में इस महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया था और उससे बहुत सारी संपत्ति को लूटा था। अपमान जयपाल सह न सका और अग्नि में कूदकर इसने आत्महत्या कर ली। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो आपका यह महमूद गजनवी है, यह भारत के क्षेत्र में प्रवेश करता है और भारतीय संपदा को बहुत लंबे समय तक लूटता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शाही वंश का वह कौन सा राजा था जिसके बाद हमको महमूद गजनवी का प्रभाव भारत में दिखता है, तो वह राजा है जयपाल, और जयपाल ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। जयपाल के बाद हम देखते हैं कि इसका उत्तराधिकारी हमको आनंदपाल मिलता है। आनंदपाल के विषय में देखें तो इसके समय जो गजनवी साम्राज्य था, इसने लाहौर के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली, और इसके कारण जो आनंदपाल था इसको 2 बार पराजित होना पड़ा। किससे? महमूद गजनवी से। 1026 ईस्वी में इस साम्राज्य का पतन हो गया, और भारत में जो गजनवी साम्राज्य था वह एक लंबे समय तक लूट करता रहा। जो यह साम्राज्य है, इस साम्राज्य के जो स्रोत हैं, अगर हम उनको समझना चाहें तो साहित्यिक स्रोत हमको मिलते हैं, जिनमें राजतरंगिणी ही सबसे फेमस है, और यह राजतरंगिणी हमको इस शाही वंश के विषय में थोड़ी जानकारी देता है। इसके साथ साथ जो गजनवी साम्राज्य था, उस साम्राज्य से जुड़े जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों से भी हमको इस साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे जो अल-बरूनी है, इसने एक पुस्तक लिखी है तारीख अल हिंद, इससे हमको जानकारी मिलती है। जो अबुल फाल बेहाकी है, इन्होंने लिखी है तारीख बेहाकी। जो अबू सईद गर्देजी है, इन्होंने लिखी है जैन अल अखबार। और जो अल कुतबी है, इन्होंने पुस्तक लिखी है किताब यामिनी। तो यह सारे साक्ष्य हैं जो हमको शाही राजवंश के विषय में बताते हैं। ये जो किताबें हैं और इनके जो लेखक हैं, यह आप जरूर ध्यान में रखिएगा, खास करके अलबरूनी को और अबुल फाल बेहाकी को। यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। सिक्के हम देखते हैं, वह भी इस वंश के विषय में हमको बताते हैं। जब हम इस हिंदू शाही वंश को देखते हैं तो इसके सिक्के हमको जो पूर्वोत्तर यूरोप है वहां तक व्यापक मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि व्यापारिक संबंध थे, और व्यापारिक संबंधों के कारण जो आदान प्रदान था वह यूरोप के क्षेत्र तक हमको दिखता है इस साम्राज्य के साथ। आप ध्यान रखेंगे कि यूरोप के साथ और मध्य एशिया के साथ एक लंबे समय पहले से हमको व्यापार दिखता है। प्रारंभिक स्तर पर यह व्यापार स्थल मार्ग से होता है। यूरोप का व्यापार समुद्र मार्ग से बाद में इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो एशिया का क्षेत्र है वहां पर कुछ ऐसे साम्राज्य आएंगे जो डिस्टर्ब करेंगे यूरोपीय व्यापार को, अर्थात जो यूरोप से भारत के मध्य व्यापार हो रहा था उस व्यापार को डिस्टर्ब करने वाले लोग आएंगे, या ऐसे साम्राज्य आएंगे जो अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे, जिसके कारण यूरोप की मजबूरी हो जाती है कि वह समुद्री मार्गों की खोज करे। इसी क्रम में आप देखेंगे कि यूरोप ऐसे बहुत सारे समुद्री अभियान लॉन्च करता है जिनके माध्यम से वह नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज कर सके। इसी क्रम में हमको भारतीय व्यापारिक मार्ग भी मिलेगा, यूरोप से कनेक्टेड हुआ, जो कि समुद्र मार्ग से
कनेक्ट होगा। तो इसी रूप में हम देखते हैं कि जो यह हिंदू शाही वंश है, इसके बहुत सारे सिक्के हमको यूरोपीय क्षेत्र में मिलते हैं। जो ये सिक्के हैं, इनको पहली बार खोजा किसने? 1822 में जेम्स टॉड ने। मतलब सिक्के तो उपस्थित थे, पर यह किस वंश से कनेक्टेड है, यह बात उतनी स्टेब्लिश नहीं थी। 1822 में इस बात को जेम्स टॉड ने स्टेब्लिश किया। हम देखते हैं कि जो यह सिक्के हैं, इस पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण था कि यह आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि यह किस वंश का सिक्का है। तो व्यक्तिगत नाम नहीं है, लेकिन जो इनका अग्रभाग है, मतलब सिक्कों का जो अग्रभाग है, उस पर हमको एक बैल का चिन्ह मिलता है, और जो पीछे का भाग है, उस पर हमको एक घुड़सवार मिलता है। तो जो अग्रभाग है, वहां पर बैल का चिन्ह, और जो पश्चिम भाग है, वहां पर आपको एक क्या मिलेगा? घुड़सवार का चिन्ह। तो ये आपका घोड़ा हो गया, और घुड़सवार है, मतलब एक सवार इस पे है। तो इस तरह से हमको यह सिक्का मिलता है, जो हिंदू शाही वंश से कनेक्टेड है। जब खोज होगी बहुत ज्यादा 1822 के आसपास तक, तब जाके यह साबित हो पाएगा कि यह हिंदू शाही वंश का सिक्का है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो शिलालेख हैं, वह भी हमको इस वंश के विषय में बताते हैं। यह जो हिंदू शाही वंश था, यह जिस क्षेत्र पे था, वह क्षेत्र एक लंबे समय तक द्वंद्व का कारण बना रहा। बहुत सारे युद्ध होते रहेंगे, तो अराजकता की स्थिति एक लंबे समय तक इस पूरे क्षेत्र में बनी रहेगी। इसी कारण हम देखते हैं कि एक लंबे समय तक यहाँ कोई ठीक से सर्वे नहीं हो पाता है। जो ऐतिहासिक स्रोत है, उन स्रोतों की ठीक से खोज नहीं हो पाती है। बाद के समय में जब कुछ स्थिरता आएगी इस क्षेत्र में, तब जाके इस क्षेत्रों पर सर्वे किए जाएंगे, और यहाँ के जो साक्ष्य है, उनको ढूंढा जाएगा और कनेक्ट किया जाएगा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि कायदे आजम विश्वविद्यालय के ए.आर. रहमान और अहमद हसन, यह 1960 के दशक में यहाँ एक सर्वे शुरू करते हैं। बाद में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां से इतावली पुरातत्व मिशन, इसने क्या किया? जो स्वात घाटी का क्षेत्र है और उसके जो आसपास के क्षेत्र है, वहां पर एक बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया। पहले जो यह सर्वेक्षण हुआ था ए.आर. रहमान और अहमद हसन का, यह बहुत छोटे स्तर पर था, लेकिन अब एक मिशन के रूप में, एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में यह सर्वेक्षण किया जाएगा। इस बार जो साक्ष्य मिलेंगे, वह काफी ज्यादा मिलेंगे। बाद में हम देखते हैं कि 1966 में जो खान और मिस्टर है, इनको जो हिंदू शाही साइटें हैं, उनके लिए एक एकीकृत अध्ययन के लिए पुरातत्व विभाग से लाइसेंस मिलता है, और अब यह लोग डेडिकेटेड होके इस पूरे क्षेत्र की खोजबीन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो कायदे आजम विश्वविद्यालय के यह व्यक्ति हैं ए.आर. रहमान और अहमद हसन, यह इस पूरे क्षेत्र में सर्वेक्षण करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, वह उनको किस प्रकार से मिल रहे हैं, क्या चीजें वह यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। बाद में एक संस्था बनेगी, और वह संस्था डेडिकेटेड थोड़ा ज्यादा होगी। वह एक तो साइज में बड़ी होगी, दूसरे उसमें डेडिकेटेड मैन फोर्स मिलेगी अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो जो स्वात घाटी का क्षेत्र है, उसके आसपास के क्षेत्र है, यहाँ के लिए भी हमको एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी। बाद में हम देखते हैं कि हिंदू शाही साइटों को स्पेशली खोजेगा कौन? 1966 में खान और मिस्टर। तो यह फोकस्ड होंगे हिंदू शाही साइटों के लिए। हमको पुरातात्विक साक्ष्यों से जो प्राप्ति होती है, उनमें हम देखते हैं कि यहाँ पर मंदिरों के बहुत सारे खंडहर हमको मिलते हैं, जिससे यह समझ पाते हैं कि जो आपका हिंदू शाही वंश था, वह किस प्रकार से कनेक्टेड था, उसकी मान्यताएं क्या थी, उसके सामाजिक विश्वास क्या थे, धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी। इसके साथ हम देखते हैं कि मूर्तियों के बहुत सारे टुकड़े हमको मिलते हैं। जो ये मंदिर है, इन मंदिरों के विषय में हम देखते हैं कि जब अरब के आक्रमण होंगे, उसके बाद जो तुर्क के आक्रमण होंगे, उन आक्रमणों के साथ इन मंदिरों को लगातार तोड़ा जाएगा। इससे यह मंदिर जर्जर अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में, अवशेषों के रूप में ही हमको मिलते हैं। इसी के साथ जो मूर्तियां हैं, वह भी हमको टुकड़ों में मिलती हैं, क्योंकि जो अरब के आक्रमण हुए, उन्होंने इन क्षेत्रों में बहुत सारा विनाश किया। यहाँ के जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य थे, उन साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि कुछ शिलालेख भी हमको मिलते हैं, लेकिन इन शिलालेखों के साथ भी हम समस्या देखते हैं कि यह काफी हद तक विकृत हो गए हैं, मतलब खराब हो गए हैं। इन शिलालेखों में अगर हम देखें, तो हमको मीर अली शिलालेख, देवल शिलालेख, जिसकी चर्चा हमने कई बार की है, देवई शिलालेख, रक्त मंजरी शिलालेख, पेका शिलालेख, खंड पत्थर शिलालेख, कामेश्वरी देवी शिलालेख, बारीक कोट शिलालेख, ईश्वर शिलालेख, तो ऐसे बहुत सारे शिलालेख हमको मिलते हैं, लेकिन यह काफी विकृत हो गए हैं। तो इस वजह से इन शिलालेखों में लिखे गए तथ्यों को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ठीक से इस साम्राज्य के विषय में जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर इन शिलालेखों पर जो तथ्य लिखे थे, वह तथ्य नष्ट नहीं होते, इनको पूरी तरह से पढ़ा जाता, और जो मंदिर है, जो आपकी मूर्तियां हैं,
यह नष्ट नहीं हुए होते तो हमको ज्यादा डिटेल में इस वंश की जानकारी मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि साक्ष्य इस क्षेत्र से नष्ट हो गए, इस वजह से हमको थोड़ी जानकारी कम मिल पाती है। लेकिन तब भी हम ओवरऑल यह समझ पाते हैं कि यह वंश किस प्रकार से शासन व्यवस्था में था, कैसे यह अरब आक्रमणों के खिलाफ लगातार लड़ रहा था। जयदेव के विषय में स्पेशली हम देखेंगे कि वह कितना लंबे समय तक महमूद गजनवी से लड़ता है और उसके बाद पराजित होकर अंत में आत्महत्या कर लेता है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि भारत में महमूद गजनवी प्रभावशाली रूप से दिखता है। तो इस तरह से इस वंश से संबंधित वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ आप एक चीज और समझ पा रहे होंगे कि एकदम से जो पश्चिमी आक्रमण थे वह नहीं हुए थे। एक लंबे समय तक भारतीय राजाओं ने उनको रोक के रखा। राजपूतों का नाम इसमें बहुत आगे तक आएगा। मतलब राजपूत वह लोग होंगे जो बहुत लंबे समय तक रोक के रखेंगे आक्रमणों को। इसके साथ-साथ आपने देखा कि बहुत सारे गुट बन रहे थे, जिसमें गुर्जर प्रतिहार के शासक, पाल वंश के लोग, सेन वंश के लोग भी बाद में, वह सारे लोग शामिल होकर इन आक्रमणों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने शाही राजवंश के विषय में वह सारे तथ्य देख लिए हैं, जिनका परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।